का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग कंप्यूटर का सेट 7 लगाएंगे। एक दो दिन गैप हो चुका है हम लोग का टेस्ट सीरीज़ में। मैं कहीं बिजी था तो वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई थी, लेकिन अभी हम लोग रेगुलर रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग सीरीज़ लगाते हैं। अगर आप वीडियोस को आपको आगे पसंद आता है तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो JSS CGL का टेस्ट का पहला सवाल है वो ये है। सवाल 1, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को ब्लैंक भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम, ऑप्शन डी पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो अगर मैं बात करूं डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को, तो इसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर बी करेक्ट होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, यानी कि जो डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन ए ब्रॉडबैंड हाईवेज, ऑप्शन बी ई गवर्नेंस, ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर बनाना, ऑप्शन डी सभी के लिए जानकारी उपलब्ध करना। तो अगर मैं बात करूँ डिजिटल कार्यक्रम से, तो ब्रॉडबैंड हाईवेज है जुड़ा हुआ, ई गवर्नेंस भी है और सभी के लिए जानकारी प्राप्त होना भी इसी के अंदर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर बनाना, यानी कि ये डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? आंतरिक यानी इंटरनल, प्राइमरी मेमोरी, गैर परिवर्तनशील मेमोरी या सभी? तो अगर मैं बात करूँ रोम की, तो रोम का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी गैर परिवर्तनशील मेमोरी। इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का। अगला सवाल है, अल्फा न्यूमेरिक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं अंक, अक्षर, चिन्ह, सभी। तो जो अल्फा न्यूमेरिक आंकड़ा है उसके अंदर अंक भी आता है, अक्षर भी आता है और चिन्ह भी आता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में सेवा के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है? तो अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा की बात करूं, तो इनमें से कौन है जो जिसमें उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिकल्चर, सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म? तो जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है यूज, आर्टिकल्चर में नहीं होता है, सॉफ्टवेयर में होता है, प्लेटफॉर्म्स में भी होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल्चर में इसका इस्तेमाल नहीं होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। तो अगर मैं MICR का फुल फॉर्म की बात करूं, तो ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैसेज रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं MICR की, तो MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सब कोडिंग के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन काउंट ओ निम्न में से कौन सा सही व्याख्या है? यानी कि काउंट ओ का जो सही मतलब है उसका क्या होता है एक्सेल के अंदर? या एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जिसका केवल संख्याएं होती है, जिसमें केवल संख्याएं होती हैं, या एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जिसका केवल विशेष प्रतीक होता है? ऑप्शन सी, या एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जिसका केवल अक्षर होता है। ऑप्शन डी, या एक रेंज में सेल की संख्या गिनता है जो खाली नहीं है। तो अगर मैं बात करूं काउंट ओ की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
डी, एक्सेल में यह रेंज के सेल की संख्या को गिनता है जो खाली नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, ये भी कोडिंग से रिलेटेड सवाल है। निम्नलिखित में से 255.255.255.0 सौंपा गया है। सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर या इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूँ 255.255.255.0 की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे सौंपा गया है सबनेट मास्क के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये कोडिंग से रिलेटेड सवाल हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई पारस होती है। जो सुपर कंप्यूटर है उसमें शब्द की लंबाई का पारस क्या है? 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट या 128 बीट। तो सुपर कंप्यूटर के अंदर जो शब्द की लंबाई होती है वो 64 बीट तक होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि MS वर्ड में Ctrl+W का उपयोग किस में किया जाता है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, वर्तमान विंडो को अपडेट करने के लिए, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए या फिर वर्तमान विंडो को खोलने के लिए। तो Ctrl+W की अगर बात की जाए तो वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है? हब, ब्रिज, राउटर या सभी? चलिए, तो ये सभी कनेक्टिंग डिवाइस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, वेब पेज पर वापस आने वाली यूजर्स की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज अगर कोई हम लोग फाउंड करते हैं, कोई पेज ओपन करते हैं, तो उसमें देखिए एक यूजर्स की पहचान के लिए एक ब्लिंक आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि अगर आप, जैसे एक आता है ना कि आप आर यू फ्रॉम रोबोट, यस योर नो, ऐसे टिक लगाने वाला आता है। उसी तरह और भी आता है, जैसे फाइंड बसेस, फाइंड कार, फाइंड बाइक, ऐसे करके चित्र का कॉलम आता है, उसमें से आपको फाइंड करना होता है। तो वो सब क्या कहलाता है? कुकीज़, यूज़र नेम, पासवर्ड या कैश? तो ये सारी चीज़ें कहलाती है कुकीज़। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज संबंधित है? बैंडविड्थ से, डिजिटल सिग्नल से, मॉड्यूलेशन से या डीमॉड्यूलेशन से? तो ASCII का जो संबंध है वो है ऑप्शन बी, डिजिटल सिग्नल से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि ब्लॉक शब्द का 2 शब्द संयोजन है। तो जो ब्लॉक शब्द होता है उसका 2 शब्द संयोजन किससे है? वेबलॉग, वेबलॉगिन, वेबब्लॉग या वेडलॉग? तो इसका जो संबंध है वो होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर वेबलॉग से है। ये ब्लॉग का मतलब वो है कि जब हम लोग गूगल में सर्च करते हैं तो किसी का ब्लॉग पेज खुलता है, यानी कि कोई पेज खुलता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स, न्यूज़, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है जिसको हम लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल जानकारी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वो पेजेस होती है। तो इसका जो 2 शब्द संयोजन होता है वो होता है वेबलॉग। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है डेटाबेस के लिए, डेटा वायरस हाउस के रूप में, कैटलॉग के रूप में या मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में? तो अगर मैं डेटा डिक्शनरी की बात करूं तो वो जाना जाता है मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करता है तो किसकी आवश्यकता होती है? लाइन पेन की, माउस की, डिजिटाइज़र की या टर्मिनल की? तो अगर एक ही समय में 2 लोग एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं अगर, तो उसमें इस्तेमाल होता है टर्मिनल की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ALU खाली स्थान परिचालन संपन्न करता है लॉगरिदम आधारित को,
ASCII को, एल्गोरिथम आधारित को या अर्थमेटिक को। तो ALU जो संचालित है वो करता है अर्थमेटिक आधारित को। तो इसका परिसंचालन संपन्न करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है OMR का तात्पर्य है। OMR जो आप लोग देखे होंगे, आप लोग एग्ज़ाम में भी आप लोग OMR शीट मिलता है जिसमें कॉलम होते हैं, उसको फिल करना होता है इंक से, अपने पेन से। तो इसको हम लोग OMR शीट कहते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टन मशीन रीडर, ऑप्टिकल मशीन रीडर या ऑक्टल मार्क रीडर। तो OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ओरिजिनल कोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी डेटा कोडिंग से रिलेटेड सवाल है। तो OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकस, चार्ल्स बेबेज, डगलस एजलबर्ट या साइमन कोल्टन। तो अगर मैं बात करूँ माउस का आविष्कार की, तो माउस का आविष्कार डगलस एजलबर्ट ने किया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ हमारा सुपर फास्ट जो कंप्यूटर सीरीज़ का टेस्ट है वो ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छे लग रहे हैं, पूरा बने रहिए मेरे साथ। कमेंट बॉक्स पे बताएं अगर कुछ कमी है या फिर कुछ नया आपको जानने की इच्छा है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो ला सकता हूँ। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि मेरे जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है वो आप तक सही समय पर पहुंच जाए और आप उसे अच्छे से पढ़ के तैयारी अपने एग्ज़ाम का कर सकते हो। जैसा कि पता है अभी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, तो नर्वस नहीं होना है। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी के रूप से हमें देखना है कि हमें ज़्यादा अच्छा तैयारी करने का और मौका मिला। और गवर्नमेंट की भरोसा नहीं है, लेकिन अपना तैयारी जम के रखना है करके। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें।